नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और ठीक होंगे। आप जुड़ चुके हैं दागी एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में हम संविधान का शुरू से आज से ही फर्स्ट क्लास है ये, तो इसका स्टार्ट करते हैं। हम वहाँ से बात करते हैं जब हमारे भारत पर कैबिनेट मिशन आती है। ठीक है, और हमारे भारत में किस प्रकार से संविधान का निर्माण होता है, किस प्रकार से बैठक आगे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री हम के लास्ट पॉइंट, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे जो एक्ट आए हुए थे, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम, है ना। तो ये सारे हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे उसमें, क्योंकि और डिटेल में इसके बाद कौन कौन सा अधिनियम जो आया था, तो वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन से, जब कैबिनेट मिशन हमारे भारत पर आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में, ठीक है, संविधान में कितने, संविधान में, ठीक है, संविधान में कितने अनुच्छेद, तो जो मुख्य अनुच्छेद है, ठीक है, तो वो कितने हैं अनुच्छेद, कितने, 395। ठीक है, वहीं पर मैं बात करती हूँ कितने भाग पर विभाजित है ये, तो कितने भाग पर विभाजित है भाई, 22 भाग पर। ठीक है, कितने, 22 भाग पर ये विभाजित है। वहीं पर मैं बात करूँ इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूची टोटल कितनी है भाई, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूची को हम एक दिन इकट्ठे पूरी क्लास में, एक क्लास में हम पूरी अनुसूचियाँ कंप्लीट कर लेंगे। कुछ अनुच्छेद यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो न्यू जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी आगे। ठीक है, लेकिन अभी मुख्य रूप से आप इतनी चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संविधान में क्या हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया, कब आया था संविधान में कैबिनेट मिशन। ठीक, क्या, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था ये, जब कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, उस समय कौन से सन में आया था ये भाई, तो किस सन में आया था कैबिनेट मिशन, इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, कब आया था ये कैबिनेट मिशन, कब आया था, ये आया था 1946 में। ठीक है, कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन हमारे भारत पर आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन, इसको योजना बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले एक सभा बनेगी, एक सभा में बहुत सारी समितियां बनेगी, तभी तो हर क्षेत्र पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार सबसे पहले संविधान सभा बनी। जब संविधान सभा बनी तो उस समय 389 क्या थे, हमारे टोटल सदस्य थे। ठीक है, कैसे थे, 389 क्या थे, टोटल इसमें सदस्य संख्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो 389 में से भी कितने, 292 थे, ये कहाँ से आए हुए थे भाई, कहाँ के सदस्य थे, ये थे ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे। ठीक है, कहाँ के, ब्रिटिश प्रांतों के ये सदस्य थे। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूं, जो 93 थे, ये देसी रियासत से थे। ठीक है, कैसे, देसी रियासत देसी रियासत से कौन थे, 93 सदस्य जो थे वो किससे थे, देसी रियासत का कहने का मतलब ये था कि उस समय हमारे भारत पर कैसे थे, मतलब हमारे भारत में देसी रियासत हुआ करती थी। ठीक है, जैसे मान चलो कि ये इंदौर है, इंदौर में एक रियासत है। ठीक है, उसी प्रकार देवास एक दूसरी रियासत है। इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो कैसा, रियासतों में बटा हुआ था। तो इनमें से जो सदस्य इसमें सम्मिलित हुए थे, वो सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 93 इसमें सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूं, चार कौन थे, चार चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, क्या थे, चार चीफ कमिश्नर थे, कमिश्नर। ठीक है, कितने, चार जो थे वो चार चीफ कमिश्नर थे। अब मैं यहाँ बात करती हूँ संविधान सभा का सबसे पहले विचार प्रस्तुत किसने किया था, सबसे पहले
विचार प्रस्तुत किसने किया था या विचार पेश किसने किया था? तो स्वराज पार्टी ने। किसने? स्वराज पार्टी ने सबसे पहले क्या किया था? संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तुत किया था भाई कि ऐसी सभा होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सके, हम वहां पर उस सभा में बैठकर हमारे भारत का जो भी नियम कानून है वो सही तरीके से सुचारू रूप से क्या कर सके, चला सके। तो ये विचार पेश किसने किया था? स्वराज पार्टी ने की थी। और कब की थी? तो 1924 में ये क्या किया था? विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में जो कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता को किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता किसने की थी भाई बताओ? ठीक है, किसने की थी इनकी अध्यक्षता? इनकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। क्या? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। ठीक है, लॉरेंस ने क्या किया था? ये कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट मिशन योजना जो थी उनकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार प्रस्तुत किसने किया था? ये तो स्वराज पार्टी ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1924 में इसमें क्या किया गया था? जो ये विचार पेश किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा थी इसमें क्या महिला सम्मिलित थी? तो हाँ, इसमें महिला सम्मिलित थी। और टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी इसमें? तो 33 महिलाएं इसमें क्या थी? 33 महिलाएं संविधान सभा में सम्मिलित थी। ठीक है, कितनी महिलाएं? 33 महिलाएं इसमें शामिल थी। इसके अलावा इस चीज में और क्या चीज था? जो संविधान सभा बना था कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य थे। तो इसमें क्या थे? कौन सम्मिलित नहीं था? तो हैदराबाद रियासत क्या थी? रियासत क्या थी? शामिल नहीं थी। ठीक है, कैसी नहीं थी? शामिल नहीं थी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? हैदराबाद रियासत शामिल नहीं थी। हम ये मुख्य 3 रियासत बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर रियासत था, जिनमें से आर्टिकल 370 बना था। ठीक है, और फिर बात करते हैं हैदराबाद रियासत। ठीक है, इसके लिए भी एक मिशन चलाया गया था जिसके तहत हैदराबाद रियासत को किसमें किया? हमारे भारत पर सम्मिलित किया गया था। हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी ब्रीफ में आप इसका इंट्रोडक्शन ले लो। वहीं पर मैं बात करती हूँ एक जनमत संग्रह के द्वारा एक कौन सी वाली रियासत थी? एक थर्ड रियासत में अभी प्रेजेंट में अभी उसका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं आगे इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इन रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ मिशन के तहत, कुछ अपोलो मिशन चलाया गया था। ठीक है, हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए। ठीक है, और जनमत संग्रह के द्वारा एक और रियासत थी जिसको मैं जूनागढ़ रियासत, सॉरी, ठीक है, क्या थी? जूनागढ़ रियासत जो थी वो उस जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया गया था? जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि वहां पर की जो जनता है उन जनता से मत लिया गया कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं। तो वहाँ की जूनागढ़ रियासत थी, उनकी मतलब कि जितनी भी जनता उनकी सहमति के द्वारा से क्या हुआ गया था कि जूनागढ़ रियासत हमारे भारत पर सम्मिलित हुई। और हैदराबाद रियासत के लिए अपोलो मिशन चलाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था? हैदराबाद रियासत को हमारे भारत पर शामिल किया गया था। वहीं पर मैं बात करती हूँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो उसमें भी राजा हरिश्चंद्र के क्या हुआ था? उन्होंने हस्ताक्षर किया था जब पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में आर्टिकल 370 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि कैबिनेट मिशन आया इस 1946 में, संविधान सभा बनी। संविधान सभा का विचार पेश किसने किया? स्वराज पार्टी ने। कब किया? 1924 में किया। ठीक है, ये डिटेल में आपको लिखना। तो इसमें जब संविधान सभा बनी तो फर्स्ट में कितने सदस्य संख्या थी इसमें? तो 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासत से थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन थे उसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने क्या किया था? इसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे भारत में फिर होता है पुनर्गठन। क्या होता है? हमारे भारत में होता है पुनर्गठन। कब होता है पुनर्गठन?
पुनर्गठन कब होता है? 1947 में, ठीक है। जिनमें क्या होता है, जो हमारा पाकिस्तान वाला जो भाग है वो क्या हमारे भारत से अलग हो जाता है। तो उस समय फिर हमारे भारत पर कितने कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 324 जो थी सदस्यों की संख्या रह गई थी, ठीक है। सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी भाई? 324 जो थे वह सदस्यों की संख्या रह गई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारे भारत से विभाजित हो जाता है और जितनी भी और सदस्य संख्या थी वो कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो कुछ बची हुई जो सदस्य संख्या रहती है वो कौन सी सदस्य संख्या है? तो ये 324 सदस्यों की संख्या हमारे भारत पर रह जाती है, जिनमें से क्या संविधान सभा बने और हमारे भारत पर जो नियम कानून है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए 299 सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्या 299 सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो हस्ताक्षर किए थे इन्होंने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अंतरिम हमारी सभा बनती है जिनमें बहुत सारी समितियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उन समितियों का नाम भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जब संविधान सभा बनने लगा तो बैठकें कौन कौन सी हुई थी, ठीक है। 3 बैठक होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कब हुई थी, कौन सदस्य बना था, किसने अध्यक्ष मतलब कि कौन अध्यक्ष बना था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है? संविधान सभा की बैठक, ठीक है। क्या? संविधान सभा की संविधान सभा की बैठक, ठीक है। सभा की बैठक कौन कौन सी बैठक होती हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 इसमें बैठक होती हैं और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे SISSC किसी भी एग्जाम पर यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है भाई? 3 बैठकें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी बैठकें होती हैं हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो कौन सी बैठक होती है? 3 बैठकें होती हैं। प्रथम बैठक, ठीक है। प्रथम बैठक, ठीक है। और फिर एक होती है द्वितीय बैठक, है ना, दूसरी बैठक जिसको बोलेंगे, ठीक है। कौन सी? दूसरी बैठक, ठीक है। दूसरी बैठक और फिर होती है तीसरी बैठक, ठीक है। तीसरी बैठक, ठीक है। तो जो प्रथम बैठक होती है ये कब होती है भाई? तो ये होती है, इसकी डेट बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946, ठीक है। कब होती है ये पहली बैठक? कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक होती है। और यहाँ पर किसको अध्यक्ष चुनते हैं? तो किसको अध्यक्ष चुनते हैं भाई? किसको अध्यक्ष चुनते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, किसको अध्यक्ष चुनते हैं? तो इस समय सच्चिदानंद सिन्हा को क्या यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष चुनते हैं। कैसे चुनते हैं भाई? इनको अस्थाई अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष चुनते हैं इनको। अस्थाई अध्यक्ष क्यों? क्योंकि जैसी अंतरिम सभा बनती है तो उस अंतरिम सभा का मतलब यही होता है कि जो पहली बैठक हुई है तो पहली बैठक में सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं उनमें से उनको क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। तभी तो जो अन्य सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? शपथ लेंगे, अपने कार्य को कंप्लीटली अच्छे से करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि पहली बैठक कब हुई थी और इसमें अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड बैठक होती है भाई, सेकंड बैठक कब होती है? सेकंड बैठक की भी आप डेट बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कब होती है?
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बैठक होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किनको? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। वहीं पर मैं बात करती हूँ तीसरी बैठक की, और इसमें जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो कौन थे? उपाध्यक्ष भी लिख लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे भाई? इनमें उपाध्यक्ष ये भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अभी भी बता रही यहाँ से। ठीक है, कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, कौन? एच.सी. मुखर्जी जो थे दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष बने हुए थे। फर्स्ट में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बात करते हैं हम तीसरी बैठक की। तो तीसरी बैठक में भाई आप देखिए, तीसरी बैठक में ये सबसे पहले तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती। देखो, सबसे पहले 9 तारीख को होती है, फिर 11 तारीख को होती है, फिर 12 तारीख को होती है, एक दिन का गैप। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था? इस समय जो हमारे नेहरू जी हैं, इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, और ये पारित कब किया गया था? तो ये पारित किया गया था भाई 23 जून 1947 को इसको पारित किया गया था। कब? 23 जून 1947 को क्या किया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसको क्या कर दिया गया था? पारित किया गया था। मतलब कि जो उद्देश्य कौन सा था? हम भारत के लोग संपन्न गणराज्य, ये सारी चीज जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में फर्स्ट पेज में, हम भारत के लोग, और पूरा इसका विवरण दिया गया है, वही इसका उद्देश्य था, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। उसी प्रस्तावना को कब? तीसरी बैठक में किसके द्वारा पेश किया गया था? ये उद्देश्य किसके द्वारा पेश किया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था? नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था? ये उद्देश्य पेश किया गया था, और 23 जून 1947 को ये उद्देश्य को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 22 जनवरी 1946 को इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। ये चीज भी आप लिख लीजिए। कब? 22 जनवरी 1946 को इसको 46 को क्या कर लिया गया था? 46 को स्वीकार कर लिया गया था। सबसे पहले क्या होता है? 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य को पेश किया जाता है, और फिर 22 जनवरी 1946 को क्या किया है? इसको स्वीकार कर लिया जाता है, और 23 जून 1947 को क्या कर दिया जाता है? इसको पारित कर दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो स्लाइड में है ये सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक शब्द लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो भाई जब संविधान सभा की अंतरिम बैठक हो चुकी है, इसमें तीनों बैठक हो चुकी हैं, अब बैठकों में क्या कुछ समितियां बनाई गई थी। ठीक है, वो समितियां के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, समिति का नाम क्या था? देखो, संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी टोटल कितनी थी? तो 33 थी। ठीक है, उनमें से
उनमें से जो महिलाओं की संख्या केवल संविधान सभा में जो 15 थी, ठीक है, उनमें से अंतरिम जो बैठक हुई थी, मतलब अंतरिम जो सदस्य उसमें शामिल हुए थे, उनमें सदस्यों की मतलब महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो उनमें 15 महिलाओं की संख्या थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की समितियों के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, संविधान सभा की समितियों के बारे में। ठीक है, संविधान सभा की समिति, संविधान सभा की समितियां, ठीक है, समितियां। तो कौन कौन सी समितियां, ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो पॉलिटी का जो पढ़ रहे हैं ना, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली समिति हम देखते हैं प्रारूप समिति, ठीक है। कौन सी, प्रारूप समिति, ठीक है। तो ये जो प्रारूप समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी कौन थे, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, इसका प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था कब, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो इसका, क्योंकि देखो प्रारूप समिति का जो प्रारूप है वो तैयार किसने किया था, तो बी एन राव ने इसका प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किसने किया था, तो बी एन राव ने क्या, राव ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष तो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में देखना संचालन समिति, सेकंड लिखना आप, संचालन समिति, ठीक है। तो संचालन समिति के संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति के, ठीक है, संचालन समिति मतलब कि इसको कौन संचालित कर सकता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे, देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। वहीं पर मैं बात करती हूँ संचालन समिति की, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखते हैं कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, क्या थे, अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इस समिति का क्या हो कि जो समितियां बन रही है, हमारे संविधान में जो भी काम हो रहा है उसको मतलब उसका संचालन सुचारू रूप से हो, इसका काम कौन करेगा, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी काम बन रहा है, जो भी नियम रेगुलेशन उस समय जो बन रहा है वो सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी कौन उठा रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद उठा रहे थे। वहीं पर प्रारूप समिति में कौन उठा रहे थे, तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आती है संघ समिति, ठीक है, कौन सी समिति, तीसरी, संघ समिति। थर्ड आप लिखिएगा संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष आप लिखिएगा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो
संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये तो हो गई 3 समिति। अभी और भी समितियां हैं और इनसे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इनको पूरा याद करना है आपको, चाहे ये वाली स्लाइड हो, ठीक है, या फिर ये स्लाइड हो, ठीक है, ये स्लाइड हो या फिर ये स्लाइड हो, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते कि भाई प्रारूप समिति में प्रारूप तैयार किसने किया था, तो BN राव ने। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बना है इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट समिति क्या है। नेक्स्ट समिति देखना झंडा समिति। कौन सा? चौथा नंबर, चौथा झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई ये थे जे बी कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ठीक है, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इनके क्योंकि झंडे से संबंधित जो भी परामर्श है वो कौन देगा? जे.बी. कृपलानी जी देंगे। जैसे हमारे झंडे से रिलेटेड उनका अनुपात कैसा होना चाहिए, उनके जो भी झंडे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी परामर्श किससे लिया जाता था? तो जे.बी. कृपलानी जी से लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो थे, इसमें देखो फिर नेक्स्ट कौन सा आता है? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। पांचवा क्या है? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। तो बताओ इनमें कौन थे भाई? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? ठीक है, तो कौन थे मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष? इनमें लिखिएगा आप कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद आप लिखिएगा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन से प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4th नंबर लिखिएगा, 6th नंबर लिखिएगा। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति। ठीक है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भाई कौन? इनमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी क्या थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी संविधान की सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी क्या है समितियां। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करते हैं हम कि संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं पर मैं बात करूं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वहीं पर मैं बात करूं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हमारा एक रिवाइज हो गया। अब देखते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा, हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? कितना समय लगा था भाई? तो आपको पता होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 2 वर्ष 11 माह और कितना? 18
दिन, इतने दिन में हमारा पूरा संविधान बना था। ठीक है, कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से बना था। जिनमें से इसको अंगीकृत कब किया गया था भाई? तो अंगीकृत कब किया गया था, इस डेट को भी आप याद रखिएगा। कब? 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1946 को क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। जिनमें से मतलब कि जो कुछ अनुच्छेद थे या कुछ आर्टिकल है, उनको क्या कर लिया गया था कि अब ये आर्टिकल काम करेंगे। ठीक है, उन आर्टिकल को पारित कर दिया गया था। मतलब इस दिन क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और फिर और इस समय कुछ अनुच्छेद को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। जैसे मैं बात करूं राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ है ना, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता और बात करें तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इस प्रकार से कुल ऐसे 15 आर्टिकल को क्या कर दिया गया था? अनुच्छेद 15 को, मतलब अनुच्छेद 15 नहीं, ऐसे कोई 15, बहुत सारे 15 आर्टिकल को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था इस डेट से। ठीक है, इस डेट से इन आर्टिकल को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। अब मैं बात करती हूँ हमारे संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्या हो गया भाई? 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इस दिन क्या कर दिया गया था? पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? पूर्णतः लागू कर दिया गया था इस दिन। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? इस दिन हम क्या मनाते हैं भाई? 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? एक गणतंत्र दिवस होता है और एक स्वतंत्रता दिवस होता है। तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि इस दिन हमारे भारत में 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो 26 नवंबर है, इस दिन क्या इसको हम प्रवर्तन तारीख के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि और संविधान दिवस को 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ क्या संविधान को बनने में लगा समय और संविधान में कितने अनुच्छेद को पारित कर दिया गया था, कब अंगीकृत किया गया है और कब लागू किया गया है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं कि संविधान में की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, संविधान की विशेषताएं क्या क्या है देखते हैं। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई संविधान की? ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं संविधान की, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले लिखना लिखित एवं व्यापक। कैसा था हमारा संविधान? लिखित है और क्या है? व्यापक है। कैसा है? लिखित है और व्यापक है। लिखित एवं व्यापक, व्यापक। ठीक है, हमारा संविधान कैसा है? लिखित है और व्यापक है।
ठीक है। तो ये जो लिखित है और व्यापक है, क्यों है भाई? क्योंकि हमारा जो संविधान की एक बुक है ना, लिखी हुई पूरी बुक है, सारे आर्टिकल उसमें मेंशन है, सारी धाराएं उसमें मेंशन है, और व्यापक है यानी कि बहुत बड़ा है, विस्तृत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले आप देखिएगा हमारे भारत का ये तो लिखित एवं व्यापक है। तो जो पहला लिखित संविधान को किसका था, पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान किसका था? तो ये चीज देखिएगा, एक है लिखित संविधान, लिखित संविधान होता है, और एक होता है अलिखित संविधान। कैसा? एक लिखित होता है, एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान था ये कौन से देश का था? लिखित संविधान की बात करें तो कौन से देश का लिखित संविधान है भाई? अमेरिका का जो है वह लिखित संविधान है। ठीक है, कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। 1789 को ये सबसे पहले बन चुका था। ठीक है, कब? 1789 को अमेरिका का संविधान क्या हो चुका था? लिखा जा चुका था। वहीं पर अलिखित संविधान की बात करूं तो अलिखित संविधान में लिखिएगा आप, कौन सा ऐसी कंट्री थी? ब्रिटेन जो है वहां पर अलिखित संविधान है। ठीक है, कैसा संविधान है भाई? वहां पर अलिखित संविधान है ब्रिटेन में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसमें हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत की इसलिए हमारा जो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और व्यापक है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें देखो कितनी सारी धाराएं, मतलब 395 तो केवल आर्टिकल है इसमें, और 395 आर्टिकल के साथ साथ इनमें 12 अनुसूचियां हैं, इनमें 22 भाग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वैसे तो 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो मूल संविधान के, क्योंकि हम अभी मूल संविधान पढ़ रहे हैं, मैं आगे और बताऊंगी कि और कितने आर्टिकल जुड़ चुके हैं और जुड़ते हुए कितने आर्टिकल हो चुके हैं, मैं वो बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, उस मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हुआ करती थी, 22 भाग हुआ करता था, 395 आर्टिकल हुआ करते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिखित और व्यापक संविधान बोलते हैं। अब बात करते हैं कि लिखित संविधान में भी पहला संविधान को किसका था जो लिखा हुआ था? तो पहला संविधान था अमेरिका का। 1789 में अमेरिका के संविधान को लिखा गया, ये सबसे पहले बनने वाला संविधान था। ठीक है, वहीं पर अलिखित संविधान की बात करूं तो जो अलिखित संविधान है वो कहाँ का है? ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। आज भी वहाँ पर की जो परंपरा है वो अलिखित है। ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ पर जो परंपराएं हैं वो अलिखित है, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कोई दस्तावेज कि ये नियम है, ये ऐसा लागू होगा, उसका लिखित रूप वहाँ पर नहीं है। लेकिन वहीं पर हम भारत की बात करें तो भारत में कोई भी नियम हो, कोई भी मतलब किसी भी चीज, नियम कानून जो होगा वो हमारे संविधान में मेंशन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा भारत का लिखित एवं व्यापक संविधान की पहली विशेषता। वहीं पर हम देखते हैं भारत का सेकंड इसका क्या है? सेकंड क्या है भाई? ये कठोर एवं लचीला है। क्यों कठोर है और कठोर एवं लचीला है? कैसा है? कठोर है और लचीला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको? अब इसके बारे में जानो। ठीक है, ये कठोर है और लचीला भी है। कठोर इसीलिए है क्योंकि इसमें संविधान, देखो क्या होता है, जैसे मान चलो मुझे संविधान में कुछ चीज ऐड करना है। ठीक है, कि मैं चाहती हूँ, जैसे मान चलो नागरिकता से रिलेटेड, अब हमारे इसमें पार्लियामेंट में इन सब चीजों में क्या होती है? बहस होती है, चर्चाएं होती है, और चाहते हैं कि हम संविधान में इस चीज को ऐड करें, इस चीज को हटाएं। तो संविधान में जो एक बार आ चुका उसको हटाया नहीं जा सकता, उसमें मेंशन किया जा सकता है, कोई पार्ट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे हमारी प्रस्तावना में पहले भी लिखा जा चुका है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या उसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसमें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम इसको कठोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी कोई चीज ऐड करनी होती है तो हमको उसके लिए संविधान संशोधन करके बहुत सारे प्रोसेस से आगे बढ़ना पड़ता है। हमको उसको ऐड करने के लिए, संविधान में मेंशन करने के लिए
संविधान संशोधन करना पड़ता है। संशोधन करने के बाद हम उस चीज को उसमें ऐड करते हैं और संशोधन करने के लिए भी अपने अपने मत दिए जाते हैं। पार्लियामेंट में इस चीजों में बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुमत हासिल होता है, इसके बाद हम उस चीज को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसीलिए ये कठोर है। और लचीला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम संविधान में क्या कर सकते हैं भाई, उसमें कुछ किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, हम उसमें संशोधन करके कोई चीज उसमें जोड़ सकते हैं, इसलिए हम इसको लचीला कह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरी चीज देखते हैं। देखो, इसको कठोर क्यों कह रहे हैं भाई? कठोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या एक संविधान संशोधन करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, संशोधन करना पड़ता है और संशोधन करने के लिए विशेष प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मतलब विशेष नियमों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, नियमों से गुजरना पड़ता है। और लचीला इसलिए कह रहे हैं कि इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लचीला इसलिए कह रहे हैं कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यह लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, फिर हम तीसरा इसमें देखते हैं इसकी विशेषताएं। तीसरी क्या है भाई? ये कैसा है? एकात्मकता है। एकात्मकता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो एकात्मकता, ठीक है, पहले तो हाँ एकात्मकता भाई, एकात्मकता, एकात्मकता। ठीक है, इसको एकात्मकता क्यों बोल रहे हैं भाई? एकात्मकता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? इकहरी नागरिकता है। क्या है? यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि हम भारत के व्यक्ति हैं, हम भारत के हैं। ठीक है, लिखा पहले ही हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। मतलब कि मैं यदि अपने भारत से कहीं पर जाती हूँ तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि भाई मैं एमपी से हूँ या मैं राजस्थान से हूँ या फिर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी वो पहचान नहीं। जब भी मैं यदि अपने देश से कहीं अदर कंट्री जाती हूँ तो मैं वहाँ पर क्या बताऊंगी कि मैं इंडियन हूँ, तो इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो यही क्या दर्शाती है? हमारी नागरिकता दर्शाती है। तो यहाँ पर कैसा है? एकात्मकता इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। क्या है भाई? यहाँ पर इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता। ठीक है, यहाँ पर कैसा है? इकहरी नागरिकता है, मतलब हम सिर्फ भारतीय हैं। ठीक है, हम ये बोलेंगे हम भारतीय, हम ये नहीं बोलेंगे भाई कि हम एमपी वाले लोग हैं, ये नहीं, हमारी वो नागरिकता नहीं दर्शाई जाएगी। हमारी नागरिकता दर्शाई जाएगी कि हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। ठीक है, कैसे हैं हम भारतीय हैं। इस चीज को इसमें बताया जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एकात्मकता बोल रहे हैं। वहीं पर मैं बात करती हूँ इसको, और चौथी विशेषताएं क्या है हमारी? तो चौथी विशेषताएं की बात करते हैं। तो चौथी विशेषता क्या है? संघात्मकता। ठीक है, कैसी है संघात्मकता? संघात्मकता का मतलब क्या हो रहा है भाई? क्या हो गया? लोडिंग हो रहा है। चलो मैं ही बना देती हूँ, मत होने दो लोड। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं हम संघात्मकता क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में क्या है? एक तो केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, और एक क्या है? राज्य है। ठीक है, क्या है? एक केंद्र है और एक राज्य है, जिनमें से मतलब केंद्र मतलब कि जो हमारा सेंट्रल वाला इलाका है, केंद्रीय क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र मतलब कि हमारे पूरे देश का नियंत्रण केंद्र की ओर है, और इनमें छोटे छोटे भागों में राज्य क्या हो गए हैं? बटे हुए हैं। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इन 28 राज्यों में
केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का क्या है बंटवारा समन्वय रूप से है, समान रूप से है। किसमें? केंद्र और राज्य में क्या है? केंद्र और राज्य में जो है शक्तियों का बंटवारा कैसा है? शक्तियों का बंटवारा बंटवारा समान रूप से है। ठीक है, समान रूप से क्या है? इनको बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया, समान रूप से क्या किया गया है? बांटा गया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संघात्मकता बोलते हैं। मतलब जैसे देखो, बहुत सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास है और बहुत सारी शक्तियां राज्य के पास है। जैसे मैं बात करूं, रेल की बात करूं, तो रेल के जो भी काम होंगे वो कौन करेगा? सेंट्रल करेगा। ठीक है, और राज्य के पास जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की पुलिस, अब पुलिस का क्या क्या काम है तो वो राज्य की गवर्नमेंट देखेगी। तो इनका शक्तियों का बंटवारा आप देखिए। ठीक है, तो और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? वो होती हैं केंद्र के पास। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? तो ये किसके पास होगी भाई? ये केंद्र के पास होगी। किसके पास? केंद्र के पास होगी अपशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अब चौथा देखिएगा, इसका चौथा क्या है? फोर्थ नंबर का हम फोर्थ विशेषता देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हमारे भारत पर और क्या है भाई? हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके द्वारा हमारे भारत पर कोई भी असामाजिकता फैलती है या फिर तो उसको क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। तो हमारे संविधान में भी ये मेंशन है कि भाई हमारे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय हो जो किसी भी ऐसे गलत कार्य करने के लिए उसको दंडित किया जा सके। ठीक है, तो ये था। फिर हम और क्या है? फिफ्थ नंबर में देखिएगा, समाजवादी। कैसा? समाजवादी। हमारा जो संविधान है इसकी विशेषताओं में एक शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ है कि हर प्रकार के शोषण से मुक्त, अर्थात मतलब कि किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता, चाहे आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो। इन तीनों रूप से हम क्या नहीं कर सकते? किसी का शोषण नहीं कर सकते। तो समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि हर प्रकार के शोषण से मुक्त होना। क्या होना? हर प्रकार के शोषण से मुक्त होना। हर प्रकार के शोषण से क्या होना? शोषण से मुक्त होना क्या है? एक समाजवादी का अर्थ है। अब हर प्रकार के शोषण का कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रकार के जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीनों मुद्दों से कोई भी किसी भी व्यक्ति को इन तीनों के आधार पर आप उनका शोषण नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ ये होता है, ठीक है, कि हर प्रकार के शोषण से क्या रखना? मुक्त रखना। ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर 6 नंबर में लिखिएगा आप पंथ निरपेक्षता। क्या? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है भाई? पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य के कोई भी, जो भी राज्य, किसी का भी कोई विशेष धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा। क्या है? कि किसी भी धर्म का, किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य का क्या नहीं होगा? राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा। विशेष धर्म
नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी भी राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा। इसका आशय क्या होता है कि हर धर्म को सामान्य दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब यही होता है कि किसी भी सभी धर्मों को समान रूप से देखना, कोई भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना, हर राज्य में हर प्रकार का धर्म हो और उनको सामान्य रूप से उनसे क्या किया जाए, व्यवहार किया जाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या था भाई, क्या विशेषता है संविधान की? संविधान की और विशेषता लिखिएगा, आपात उपबंध। आपात उपबंध, उपबंध इसका मतलब क्या होता है? आपात उपबंध का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि हमारे जो एक मिनट चेंज कर लूँ, हाँ, हमारे जो राज्य है, राज्य जब कोई भी कार्य तरीके से नहीं कर सकता, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या ना कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से ना कर सके, उस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और आपातकाल लगाकर जो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उसको केंद्र सरकार ले लेती है। और ऐसी स्थिति में उस राज्य का नियम कानून कौन देखता है? केंद्र देखता है, और उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाती है, जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट सही तरीके से अपना कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से ना करे। तो ये है आपात उपबंध। ठीक है, यहाँ पर शक्तियों का जो भी राज्य सही से काम नहीं करेगा तो वो सारी शक्तियां कौन ले लेगा? केंद्र सरकार ले लेगा। तो ये हमारे भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो लिखित एवं व्यापक है। इसके अलावा और क्या है? कठोर और लचीला है। क्यों है? इसके बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ। एकात्मकता क्यों बोलते हैं, इसके अलावा संघात्मकता क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय है ताकि यहाँ पर क्या नहीं कर सके, कोई भी गलत काम करने पर उसको दंडित किया जा सके। और फिफ्थ क्या है? समाजवादी है कि यहाँ पर हर लोगों को किसी भी प्रकार का शोषण ना किया जा सके, है ना। पंथ निरपेक्षता है, आपात उपबंध है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। ठीक है, क्या देखते हैं? भारत के विभिन्न स्रोत। कलर चेंज कर लें? अच्छा दिख रहा क्या ये? भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो क्योंकि हमारा संविधान क्या हुआ, अलग अलग देशों के संविधान को पहले एनालिसिस किया गया, ठीक, उनके बारे में जाना गया। ठीक है, कि जैसे मान चलो मैं बात करती हूँ कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, तो जब निर्माण हुआ था तो हमारे संविधान को अलग अलग देश के जो चीज़ अच्छी है उनको उठा के हमारे संविधान में उसको लाया गया। ठीक है, उन अलग देशों के जो संविधान है उनको पढ़ा गया, उनको एनालिसिस किया गया, देखा गया कि क्या चीज़ इनकी अच्छी है और उन अच्छाइयों को हमारे संविधान में लाया गया। तो यही बताया गया है कि भारतीय संविधान के स्रोत मतलब कि किन किन देशों से हमने क्या क्या चीज हमारे संविधान में लिया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज लिया है हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है हमने, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है भाई। ब्रिटेन वालों ने तो बहुत दिनों तक हमारे भारत में राज्य किया है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने ली होगी। ठीक है, तो क्या क्या लिया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिया है भाई, यहाँ से लिया है क्या क्या चीज़, लिखिएगा। सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत। ठीक है, सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत, मतों के आधार पर जीत हो, आधार पर जीत हो।
ठीक है, कि जो भी जिसको भी सबसे ज़्यादा मत पड़ेंगे उसकी जीत होनी चाहिए। ये कहाँ से लिए हैं? हमने लिया है ब्रिटेन से। फिर देखा है विधि का शासन, ठीक है, फिर लिया है विधि का शासन, फिर लिया है, और क्या लिया है, और इसके अलावा और क्या लिया है भाई, क्या लिया है, द्विसदनीय व्यवस्था। क्या लिया है? द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिया है भाई? संसदीय प्रणाली। और क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, और क्या लिया है? कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारे ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। फिर और क्या लिया है? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। क्या है? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ठीक है, भूमिका। ये कहाँ से लिया गया है भाई? ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से इतनी सारी चीज़ें ली गई है। अब बात करते हैं कि विधि का शासन मतलब क्या है, कि जो भी हमारे भारत में शासन होगा वो कानून के अनुसार होगा, जो कानून होगा उसी का शासन होगा। तो क्या है? विधि का शासन। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में जो है, जैसे दो सदन हैं, एक बोलते हैं हम क्या, एक होता है लोकसभा और एक होता है क्या, राज्यसभा, ठीक है। तो दो सदन हैं, एक सदन राज्य का भी होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, विधान परिषद होता है, और एक होती है विधायिका, मतलब विधानसभा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो सदन कैसे चल रहा है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है कि प्रांतों में भी दो सदन हो और केंद्र पर भी दो सदन हो। तो केंद्र पर दो सदन कैसे हो रहा है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं। वहीं पर मैं राज्य की बात करूं तो विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो होती है निम्न परिषद होती है, और विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन होती है। जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, उसी प्रकार हमारे राज्य में भी विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या करता है? काम करता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। जैसे मैं बात करूं कि राज्यसभा की मैं बात करी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति जो होता है वो चुनकर आता है, और स्वतः ही वो क्या हो जाता है? राज्यसभा का सभापति हो जाता है। उसी प्रकार हमारे विधायिका में भी एक अध्यक्ष होता है, जिनके द्वारा जो क्या करता है, मतलब विधायिका में मतलब हमारे सदन में सारी कार्यवाही का निर्वहन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था मतलब प्रणाली का मतलब हमारे भारत पर संसदीय व्यवस्था वही राज्यसभा और लोकसभा जो सदन है, सदन की जो प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। मतलब उसकी प्रणाली, काम करने का तरीका, उसकी प्रणाली किसके अनुसार होगी, कैसी होगी, उसकी संरचना क्या होगी, उसमें सदस्यों की संख्या कैसी होगी, ये सारी प्रणालियां हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसद में एक विशेष अधिकार भी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ये सारी चीजें कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, यदि कोई कानून बनता है तो उसके निर्माण के लिए सबसे पहले बिल बनाया जाएगा, उसको राज्यसभा लोकसभा में लेके आया जाएगा। वहां पर सभी लोग क्या करेंगे?
उसमें मत देंगे। मत देने के बाद जब वो बहुमत हासिल हो जाएगा उस बिल को, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जब फिर राज्यसभा में भी यही प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वो एक विधेयक बन जाता है बाद में। इसके बाद जब राष्ट्रपति का उसमें हस्ताक्षर हो जाता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है, एक कानून का रूप धारण कर लेता है, जब राष्ट्रपति का उसमें हस्ताक्षर हो जाता। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, मतलब कोई भी कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड देखिएगा कि हमने जापान से क्या लिया है, तो सेकंड लिखिएगा आप जापान, ठीक है। कौन सा देश है भाई, जापान। जापान से क्या लिया है भाई हमने, जापान से क्या चीज लिया है, जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से लिया है, जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया है, ये जापान से लिया है। मतलब कि जो भी कानून है, ठीक है, उस कानून के द्वारा क्या क्या प्रक्रिया होगी, सारी चीजें। यहाँ तो निर्माण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कानून बना है उसके अनुसार क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, वो जापान से लिए हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड में लिखिएगा आप, थर्ड में क्या लिखिएगा, अमेरिका से। अमेरिका से हमने क्या लिया है भाई, अमेरिका से हमने क्या लिया है, इस चीज को देखिएगा, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, इस चीज को देखना। क्या क्या लिया है भाई अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो यहाँ के संविधान से लिया हमने न्यायिक पुनर्वालोकन। क्या, न्यायिक पुनर्वालोकन कहाँ से लिया है, न्यायिक पुनर्वालोकन, कहाँ से लिया है ये, न्यायिक पुनर्वालोकन कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। इसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, ये कहाँ से लिया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल अधिकार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना में जो फर्स्ट शब्द जुड़ा हुआ है, हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। ये क्या है, प्रस्तावना में भाई इसके बारे में बात की गई है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये प्रस्तावना का जो शब्द लिखा है, प्रस्तावना का जो शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है भाई अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, न्यायिक पुनर्वालोकन। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी भी चीज के लिए, जैसे कोई किसी को दंडित दिया जाता है तो या फिर वो गलत साबित होता है, तो क्या होता है कि आप ये विचार कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। मतलब आप अपने ही चीज में, मतलब मैंने कुछ चीज बोल दिया कि भाई ये ऐसा होगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं ये गलत था, तो मैं उसमें विचार कर सकती हूँ, उसी को बोलेंगे न्यायिक पुनर्वालोकन। वहीं पर मैं बात करूँ राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो ये कहाँ से लिए हैं हमने, ये हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि हमारे
भारत में जो भी नियम कानून है उसमें सबसे सर्वोच्च क्या है, तो वो है संविधान। संविधान में लिखे हुए वो शब्द, वो सारी चीजें इसमें क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, तो हमारे भारत में संविधान की सर्वोच्चता, ये बात कहाँ से ली गई है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो मूल अधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अभी मैं मूल अधिकार के बारे में जब मैं आर्टिकल पढ़ाने लगूंगी, अभी तो ये स्टार्ट है कि कैसे बना, ये सारी चीजें चल रही है, तो ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगी आपको मूल अधिकार के बारे में, है ना, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब कि जो न्यायपालिका वो पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी गलत काम होने पर बिल्कुल वो स्वतंत्र है, उनको दंडित करने के लिए या फिर उनको सुधारने के लिए, है ना, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। और फिर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, मतलब हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग समाजवादी पंथ निरपेक्षता, ये तारीख इस दिन हम क्या करते हैं, इस संविधान को अंगीकृत किया जा सकता है। ये सारे शब्दों का, उसमें सारी चीजें प्रस्तावना में ही पढ़ लो तो आपका पूरा जो संविधान है वो सारा वहाँ पर अवतरण हो जाएगा। आप दिख जाएगा कि हमारे संविधान कहना क्या चाहता है, किस चीज की स्वतंत्रता देता है, किस चीज के बारे में नियम कानून हमको बताता है, वो सारी चीजें आपको प्रस्तावना में मिल जाएगी। तो जो प्रस्तावना जो जब हम पढ़ते हैं तो जो हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब एक चीज और इसमें मेंशन कीजिएगा क्या, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से लिए हैं, ये भी कहाँ से लिए हैं भाई, ये भी लिए हैं अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जजों को हटाने की प्रक्रिया कैसे हटा सकते हैं, ये भी महाभियोग लाना पड़ेगा, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया, इस चीज को भी मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड लिखिएगा। सेकंड क्या है भाई, सेकंड लिखिएगा, सेकंड में लिखिएगा आप कौन सा, आयरलैंड। क्या, आयरलैंड। आयरलैंड देश से हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, ये चीज देखिएगा। क्या लिया है आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है आयरलैंड से। इसके अलावा और क्या लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है भाई आयरलैंड से लिया गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन उनके निर्वाचन के लिए भाग लेंगे, ठीक है, कितनी मतलब किस प्रकार से उनका मंडल होगा और किस प्रकार से उनका निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, ये सारा हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, मतलब राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं वो किस प्रकार से वहाँ पर चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो किस प्रकार से होंगे, ये सारी चीज कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में लिखिएगा कनाडा। ठीक है, कौन सा, कनाडा, यहाँ से कौन सा क्या लिया गया भाई, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है,
कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, राज्यपाल। राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है भाई, राज्यपाल का जो पद है, ठीक है, राज्यपाल, ये कहाँ से लिया गया है, मतलब कि हमारे राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, क्या, संघ और राज्यों के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, क्या, शक्तियों का बंटवारा, बंटवारा कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया। इसके अलावा संघात्मकता व्यवस्था, संघात्मकता, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहाँ से, ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में शक्तियों का बंटवारा, राज्यपाल, संघात्मकता, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद डालिएगा आप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है भाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संयुक्त बैठक। ठीक है, क्या, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। अभी इसके हमारे आर्टिकल में 108 में ये दिया गया है, हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि संयुक्त बैठक मतलब कि किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक लिया गया है। इसके अलावा और क्या लिया गया भाई, समवर्ती सूची। क्या, समवर्ती सूची किससे लिया गया, समवर्ती सूची जो है वो किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा रूस के संविधान से क्या लिया गया भाई, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, रूस के संविधान से लिखिएगा क्या, मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। क्या, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। कहाँ से, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, योजना, ये कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखिएगा जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से लिखिएगा आप आपातकाल। क्या लिया गया है, आपातकाल। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है, आपातकाल। कहाँ से लिया गया है भाई, आपातकाल, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो ये लिया गया है क्या, संविधान संशोधन। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है भाई, ये लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। क्या, संविधान, संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन कहाँ से लिया गया भाई, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। देखो इससे पहले क्या था, मनोनयन, एक जगह था क्या, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन अभी क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ पर किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है राज्यसभा में, राज्यसभा में सदस्यों का, सदस्यों का निर्वाचन
ठीक है, ये किस संविधान से लिया गया है? निर्वाचन। ठीक है, किस संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। फिर लास्ट लिखिएगा फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है भाई फ्रांस। लास्ट लिखिएगा फ्रांस, और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है भाई? तो इससे गणतंत्र व्यवस्था, क्या? गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, और क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब ये पूरा आपको देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। इसकी हर एक चीज आपको याद रखना है कि कहाँ से क्या क्या लिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान का कुछ कंप्लीटली। अभी इसके आगे हम और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो स्रोत पढ़ लिए हैं हमने। ठीक है, कब से कब तक ये पूरा कंप्लीटली स्रोत पढ़ लिए। अब इसके बाद हम किस में चर्चा करेंगे? तो प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि भाई भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनको तो सबसे पहले ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। ठीक है, और संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, कानून निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कितने कितने ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। वहीं पर मैं बात करूं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये मूल अधिकार बिल्कुल याद रख लेना कहाँ से लिया गया है करके। ठीक है, तो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग है ना, ये कहां से लिया गया है? ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। फिर बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। फिर कनाडा से क्या लिया गया है? संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। फिर बात करते हैं कनाडा से और क्या लिया गया? जो राज्यपाल का जो पद होता है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। फिर संघात्मकता व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था मैंने आपको पहले समझाया संघात्मक क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक, संवर्ती सूची। मैं अभी आपको 12 अनुसूची बताऊंगी, उसमें ये संवर्ती सूची पूरी कंप्लीटली बताऊंगी। फिर रूस किससे क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। ये आप इसमें क्या स्टार लगाइएगा, ये पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, क्या पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया? हमारे संविधान में पंचवर्षीय योजना किस संविधान मतलब कि किस देश से लिया गया है? तो ये चीज याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन। वहीं पर मैं बात करती हूँ राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, तो ये पूरे स्रोत थे हमारे भारतीय संविधान के। ठीक है, क्या थे? पूरे स्रोत थे। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बाद में धीरे धीरे हम हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। हर एक मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हम उन आर्टिकल को उठाएंगे और कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार यदि आपको जो भी इसमें कोई भी क्वेरी रहेगी, आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पर, क्या समझ में नहीं आया क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है,
अब देखते, कल की मैंने बता दिया कि हमको प्रस्तावना इसी के आगे कंटिन्यू करना है और धीरे धीरे आर्टिकल को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट एक बार में याद नहीं होते हैं, तो आप क्या करना, जितना रिवीजन करोगे, देखो पढ़ने का एक अच्छा आसान तरीका क्या होता है कि बार बार रिवीजन करना। मतलब कि जैसे मान चलो हमको पता है कि हमने अभी पढ़ा है 100%, ठीक है, लेकिन ये घर जाते तक 85% हो जाता है, तो हमको इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो जितना आप रिवीजन करोगे आपको चीज़ें उतनी याद रहेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे मैं केवल इसी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हाल ही में पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इनमें से सारे, बहुत सारे, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, ठीक है, वन लाइनर पूरे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये थी आज की क्लास, ठीक है। अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।